गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th NCERT बुक हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक 5 पार्ट्स में मैंने इसके वीडियोस अपलोड किए हैं बच्चों, और काफ़ी कुछ डिस्कस किया है हम लोगों ने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्रांस की सोसाइटी जो है 1789 से पहले किस तरह से 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी। फ्रांस का राजा लुइस 16 किस तरह से टैक्स इम्पोज करना चाहता था। एस्टेट जनरल क्या था, एस्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई, टैक्स इम्पोज जो टैक्स प्रपोजल्स थे वो लुइस 16 ने किस तरह से फोर्सली इम्पोज करने की कोशिश की, वोटिंग वाला सिस्टम क्या था, ये सब हम लोगों ने अभी तक 5 वीडियोज़ में डिस्कस किया बच्चों। अभी आपके स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिख रहा है, हम यहाँ से इस पैराग्राफ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने कहा कि नहीं, जो वोटिंग राइट है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, जितने मेंबर्स हैं हर मेंबर का जो 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन राजा ने उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। राजा ने कहा कि नहीं, 3 एस्टेट हैं, भले ही कितने भी मेंबर रहें लेकिन कुल टोटल 3 वोट ही होंगे। एक वोट फर्स्ट एस्टेट का, दूसरा वोट सेकंड एस्टेट का, और तीसरा वोट थर्ड एस्टेट, बस सिर्फ 3। और जबकि बच्चों आश्चर्यजनक बात कि टोटल मेंबर्स कितने हो रहे थे, 300 + 300 + 600, यानी 1200 मेंबर्स हैं 1200, और वोट है सिर्फ 3। तो उसमें राजा का फ़ायदा क्या? अब आप लोग कहोगे कि इसमें राजा का क्या फ़ायदा? राजा का ये फ़ायदा कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के मेंबर्स जो हैं उनको तो उनको तो कोई टैक्स देना नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो राजा को सपोर्ट कर देंगे। जो टैक्स प्रपोज़ल है, टैक्स बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, उस पर वो 2 वोट तो राजा को मिल जाएगा। 1 वोट अगर खिलाफ जाता है थर्ड एस्टेट का तो कोई मतलब नहीं है, 2-1 से राजा की जीत हो जाएगी और टैक्स इम्पोज हो जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन थर्ड एस्टेट वालों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, यानी जितने मेंबर हैं सबको वोटिंग का राइट होना चाहिए। कहने का मतलब 12 टोटल मिला के तीनों एस्टेट जनरल में जितने मेंबर हैं, यानी 1200 मेंबर्स हैं, तो 1200 वोट होने चाहिए। अब उस में वोटिंग जब हो तो 1200 में से भाई जो सब अपना अपना अलग अलग वोट दे, जो एग्री करता है उस प्रपोज़ल से, टैक्स प्रपोज़ल से जो एग्री करता है वो उसके फेवर में वोटिंग करे, और जो अगेंस्ट है, जो नहीं चाहता कि टैक्स बढ़े, वो उसके अगेंस्ट वोटिंग करे। टोटल नंबर हम लोग देख लेंगे, और इस तरह से जो है क्लियर हो जाएगा मामला। राजा, अब इसमें खतरा था भाई, इसमें जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो मेंबर्स हैं, जो कि सिंपैथी रखते थे, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स के साथ भी सिंपैथी रखते थे कि नहीं नहीं भाई, थर्ड एस्टेट वाले परेशान हैं, ठीक है। अब थर्ड एस्टेट का 600 वोट तो मिल ही जाएगा, थर्ड एस्टेट वालों को अपने पक्ष में 600 वोट मिल जाएगा, बचा 600, 300 फर्स्ट एस्टेट का और 300 सेकंड एस्टेट का। तो उस 600 में से भी कुछ ना कुछ वोट मिल जाएंगे थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को उनके पक्ष में। तो डेफिनेटली जीत किसकी होगी? थर्ड एस्टेट के मेंबर्स की जीत हो जाएगी, और राजा टैक्स इम्पोज नहीं कर पाएगा। ऐसा उन लोगों ने कुछ सोचा होगा, और राजा ये जो गणित है, राजा ये दिमाग समझ गया। राजा ने कहा कि अगर 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू वाली वो कर देंगे नियम,
तो मैं तो हार जाऊंगा। अब थर्ड एस्टेट के मेंबर जो 150 साल पहले मीटिंग हुई थी 1614 में एस्टेट जनरल की, उस समय की स्थिति और 150 साल बाद यानी 1789 की स्थिति में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था, है ना भाई। 150 साल तो बहुत होते हैं ना। 150 साल में तो अब देखो 1947 में हम आज़ाद हुए, आज 2021 है। क्या 1947 में जैसी कंडीशन, जैसी सिचुएशन थी हमारे देश की, क्या सेम सिचुएशन आज भी है? नहीं, है ना। 75 साल हो गए, 75 साल में ही इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया, और अभी और 75 साल जोड़ दो इसमें 150 साल, तो फिर पता नहीं कितना परिवर्तन हो गया होगा हमारे देश में। तो वही स्थिति है। 1614 में फ्रांस कुछ और था, लेकिन आज 1789 का दिन था भाई। तो थर्ड एस्टेट के मेंबर भी पढ़ लिख गए थे, अवेयर हो गए थे, है ना। अब वो दबे कुचले मार खाने वाले, शोषण सहने वाले अब नहीं थे। अब वो समझ रहे थे कि मतलब शासन क्या होता है, शासन किस ढंग से होना चाहिए, ठीक है। तो जब राजा ने डिमांड मानने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया थर्ड एस्टेट के मेंबर्स का, तो थर्ड एस्टेट के मेंबर जो है वो असेंबली छोड़कर बाहर निकल गए, ठीक है। विरोध में वो बाहर निकल गए कि भाई चलो, जब तुमको अपनी मनमर्जी करनी है करते रहो मनमर्जी, हम चले यहाँ से। यहाँ तक 5th वीडियो में हो गया था। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, जो प्रतिनिधि थे, मेंबर्स नहीं प्रतिनिधि, जो एस्टेट जनरल में आए थे, उन लोगों की विचारधारा में, उनके सोचने में, वो पूरे फ्रांस के नागरिकों की ओर से उनके प्रवक्ता थे। मतलब उनको ऐसा लगता था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट्स के मेंबर्स के, जो रिप्रेजेंटेटिव थे 600, उनको ऐसा लगता था कि वो, चूँकि वो तो पूरे फ्रांस से आए थे, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता था कि वो पूरे फ्रांस के लोगों की ओर से आए हैं, पूरे फ्रांस के लोगों की आवाज़ हैं वो, पूरे फ्रांस के लोग जो चाहते हैं, है ना, जो परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन की आवाज़ हैं वो। इसलिए वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, वो चुपचाप अपने घरों को नहीं लौट सकते। वो फ्रांस के आम नागरिकों की ओर से आए हैं, कुछ करने आए हैं। On 20th of June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। 20 जून को वो वर्सेलिस में एक इंडोर टेनिस कोर्ट, जो टेनिस एक गेम होता है बच्चों, आप लोग सब जानते होंगे, लॉन टेनिस जिसको बोलते हैं। मैं टेबल टेनिस की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन टेनिस जो होता है, तो उसका एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, इंडोर स्टेडियम जैसा था। उसमें वो सब लोग 20 जून को इकट्ठा हुए, वो पूरे 600 जो रिप्रेजेंटेटिव थे। They declared themselves as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। उन लोगों ने इस बात की घोषणा कर दी कि वो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि वो एक नेशनल असेंबली हैं। वो एक नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली के तौर पे कार्य कर रहे हैं। और उन लोगों ने स्वोर नॉट टू डिस्पर्स, और उन्होंने कसम खाई, सब जितने भी 600 मेंबर्स थे, उन्होंने शपथ ली, कसम खाई कि वो यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि वो फ्रांस का एक नया संविधान न लिख दें, बना दें, और जब तक कि वो राजतंत्र या राजा की शक्तियों को सीमित न कर दें, है ना, लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क।
मतलब उन लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो यहाँ से हटेंगे नहीं और दो काम करेंगे। पहला, संविधान नहीं, तीन बातें आई सामने। पहला, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम फ्रांस का एक नया संविधान लिखेंगे। और तीसरा, उन्होंने कसम खाई कि हम फ्रांस के राजा की जो शक्ति है उसको कम करेंगे, सीमित करेंगे। They were led by the Mirabeau and Abbassies. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. Mirabeau जो थे, उन लोगों के दो नेता थे मेन, एक मिराबो और एबे साइज जो भी है। तो मिराबो एबे ये दो नेता थे, इनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा था। तो मिराबो जो थे वो एक नोबल फैमिली में, यानी एक अमीर जो रईस अमीर जो होते हैं, यानी जो सामंत वगैरह होते हैं, उस परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि समाज में जो फ्यूडल प्रिविलेज है, यानी जो सामंतों को या सामंतवादी व्यवस्था है, जो सुविधाएं मिली हैं जन्म से, ये गलत है और इनको हटा देना चाहिए। मतलब एक सामंत परिवार के होते हुए भी वो इस व्यवस्था के खिलाफ थे। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. उन्होंने जो वहाँ पर भीड़ 600 प्रतिनिधियों की जो इकट्ठा थी, उस भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और बहुत ही प्रभावी भाषण दिए। और उन्होंने पूरा अपना एक जो है पत्रिका जैसी जो भी उनके विचार थे उसको उन्होंने लिखित रूप में निकाला। ठीक है, अब क्या आया, आगे आते हैं। देखो ये टेनिस कोर्ट ओथ, ये देखो एक इसने जैक्स लुइस डेविड ने पेंटिंग बनाई है उस समय कि किस तरह से वहाँ पे लोगों ने किस तरह से वहाँ पर इकट्ठे थे और लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। Abbassies, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? Abbassies, जो कि वास्तव में एक प्रिस्ट था, पुजारी था, चर्च का पादरी था, उसने एक बहुत प्रभावशाली पैम्फलेट जिसको हम लोग पंफलेट बोलते हैं, है ना, जो पैम्फलेट भी एक बच्चों इंग्लिश लिटरेचर तुम लोग जब पढ़ोगे तो इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेज साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में जो जेनरे होता है, मतलब एक तरह की लेखनी होती है, जैसे नॉवेल होता है, एसे होता है, स्टोरी होती है, उसी तरह पैम्फलेट भी एक तरीके का एक साहित्य का एक प्रकार होता है। पैम्फलेट में छोटा निबंध के तौर पे होता है जिसमें जो लेखक होता है वो किसी खास मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करता है पूरे तर्क के साथ, है ना, तो उसमें पैम्फलेट बोलते हैं उसको। तो पैम्फलेट एक उन्होंने निकाला एबेसीज ने, बहुत प्रभावशाली, जिसका टॉपिक था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. उधर जबकि नेशनल असेंबली यानी जो
थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बना दिया था, घोषित कर दिया था। वो लगे हुए थे वर्सैलिस में, वो टेनिस कोर्ट ग्राउंड में लगे हुए थे, क्या ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखने में लगे हुए थे। उधर बाकी का जो फ्रांस था वो काफ़ी तनाव भरे स्थिति में था। बाकी पूरे फ्रांस में काफ़ी तनाव भरी स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति थी। A severe winter had meant a bad harvest. एक बहुत ही ज़बरदस्त ठंड का मौसम, और उसका मतलब था कि फसल कम हुई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड यानी रोटी, दाम उसका बढ़ गया। मतलब जो स्टेपल डाइट, जो मुख्य भोजन है वहाँ के लोगों का, ब्रेड, उसका दाम आसमान छूने लगा। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। ब्रेड जहाँ पर बेकरी में, जहाँ पर बनता था, तो जो बेकर्स थे उन लोगों को मौका मिल गया। वो अक्सर क्या कर रहे थे, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है, और सप्लाई रोक दे रहे थे। सप्लाई रोकने से क्या होता है, दाम बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ की आप सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप उस चीज़ की सप्लाई को रोक दीजिए, जाम कर दीजिए 1 दिन 2 दिन, तो क्या होगा, वो और महंगा हो जाएगा, और इसी में मुनाफाखोरी होती है, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। अब क्या हुआ, स्थिति बहुत मतलब दंगे जैसी हो गई। महिलाएं जो कि अपने घरों के लिए ब्रेड लेने के लिए खड़ी हैं लाइन लगा के बेकरी की दुकान में, लंबी लंबी लाइन में ब्रेड के लिए खड़ी हैं कि हमारी बारी आएगी, पैसा देंगे, ब्रेड लेंगे। अब इधर बेकरी वाले ने दुकान बंद कर रखी है। मतलब बंद क्या कि नहीं, ब्रेड नहीं है, वो इस चक्कर में कि दाम बड़े मिले। महिलाओं का धैर्य टूट गया। गुस्साई हुई क्रोधित महिलाओं ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। दुकान तोड़ के अंदर घुस के बेकरी वाले को खुद ही बेक करके बढ़िया से और लूटना शुरू कर दिया। मतलब दंगे जैसी स्थिति हो गई। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और ठीक उसी समय राजा ने सेना को आदेश दिया कि आप पेरिस की सड़कों पर उतरिए, ठीक है, देखिए कहाँ क्या बवाल हो रहा है, उसको कंट्रोल करिए। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिले। और जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था जो इंसिडेंट, कि 14 जुलाई को, है ना, गुस्साई भीड़ ने बेस्टिले, जो कि प्रिजन था, एक किला था, जेल थी, उसको नष्ट कर दिया, ठीक है। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. ठीक है। अब ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में बच्चों अफवाह फैली। देहाती क्षेत्र में र्यूमर्स यानी अफवाह, क्या, एक गांव से दूसरे गांव, कि जो मैनोर में रहने वाले जो लॉर्ड्स हैं यानी जमींदार हैं। मैनोर किसको बोलते हैं बच्चों, मैनोर बोलते हैं बहुत बड़ा फार्म हाउस, और उस फार्म हाउस में बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स, खेत, और उसी में बंगला, बड़ा सा बंगला, मकान ज़मींदार का, यानी ज़मींदार का मकान और उसका जो, उसकी जो कृषि भूमि है, खेत, वो एक ही उसमें घेरे में, उसको मैनोर कहते हैं। तो मैनोर में रहने वाले ज़मींदार जो हैं, उन्होंने
हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, यानी फौजियों को, सेना को बुलाया है या किराए पर सैनिकों को बुलाया है, ठीक है, और बस वो सैनिक आ रहे हैं और फिर क्या करेंगे, जो पकी हुई फसल है किसानों की उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chattocks. अब डर के मारे, ग्रामीण क्षेत्रों में डर के मारे जो किसान हैं अलग अलग जिलों के, उन लोगों ने क्या किया, हमला करना शुरू कर दिया जमींदारों के घरों में, कि मतलब उनके जो किराए के सैनिक हमारी फसलें नष्ट करें, इससे पहले हम ही उन लोगों को नष्ट कर देते हैं, है ना। चैटक्स बोलते हैं बच्चों, देखो दिया हुआ है यहाँ पे, कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैल, है ना। कैसल मतलब जिसमें कि राजा या राजा के जो दरबार में जो नोबल होते हैं, मंत्री वगैरह, अधिकारी वगैरह, उसमें रहते हैं जो लोग, उसको चैटॉक्स बोलते हैं। तो इन लोगों ने, किसानों ने ऐसे घरों पर, बड़े बड़े लोगों के, अमीरों के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। They looted hoarded grain and burned down document containing records of manorial dues. उन लोगों ने जो छिपा छिपा करके, इन जमींदारों ने, इन नोबल मैन ने जो अपने बड़े बड़े बंगलों में जो छिपा करके जो अनाज रख रखा था, गेहूं और ये सब उल्टा सीधा जो खाने का अनाज, उनको लूट लिया और उनके घरों में जितने भी कागजात मिले मैनोरियल ड्यूज़ के, यानी बंधुआ मजदूरी का, जो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना साहूकार, जो हिसाब किताब रखता है पूरा, किस किसान को कितना कर्जा दिया है, कितना ब्याज दिया है, कब दिया है, पूरा जो सब लेखा जोखा सब उन लोगों ने जला दिया कि न ये रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सारे रिकॉर्ड्स जो थे, लिखित डॉक्यूमेंट, सब जला दिए किसानों ने और अनाज को लूट लिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. जितने भी नोबल्स थे, जमींदार, सामंत, भाग गए डर के मारे कि मार देंगे, सब परिवार समेत भाग गए। और उनमें से बहुत से जमींदारों, सामंतों ने अगल बगल के देशों में जाकर शरण ली जान बचाने के लिए, परिवार समेत। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. अब लुईस 16 जो कि बहुत तगड़े प्रतिरोध का सामना कर रहा था, फाइनली यानी अंत में उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि भाई ठीक है, नेशनल असेंबली जो ये बनी है थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से, मैं भी इसको नेशनल असेंबली मानता हूँ। और इस बात को भी स्वीकार कर लिया सैद्धांतिक तौर पे कि जो उसकी शक्तियाँ हैं, यानी राजा की जो शक्तियाँ हैं, उसको एक संविधान नियमित करेगा, रेगुलेट करेगा, कम करेगा। ठीक है, मतलब मान लिया सैद्धांतिक तौर पे उसने कि ठीक है, मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान में जो दी गई है बात कि भाई राजा की शक्तियों को थोड़ा लिमिटेड किया जाए, सीमित किया जाए, तो ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ। ऑन द नाइट ऑफ 4th of August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक कानून पास किया, डिक्री यानी एक कानून पास किया, जिसमें कि
सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किए जाने की बात की गई, और जितने भी उसके साथ ऑब्लिगेशन और टैक्स थे, यानी जितनी भी उसके साथ नियम कायदे थे, सामंतवादी व्यवस्था के साथ जितनी भी चीज़ें थीं, जो टैक्स लगता था किसानों पर और थर्ड एस्टेट के मेंबर्स पर ज़बरदस्ती का, बिना वजह का, उन सबको हटा दिया गया, एबॉलिश यानी समाप्त कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो चर्च के पुजारी थे जिनको अपार शक्तियां मिली हुई थी, उन पर भी दबाव डाला गया कि अपने जो प्रिविलेजेस, अपनी जो सुविधाएं आपको मिली हैं, उनको आप गिव अप यानी छोड़िए, ठीक है, वो सुविधाएं अब आपको नहीं मिलेंगी। टीथेज वर एबॉलिश्ड, जो टैक्स लेता था चर्च, टीथेज नाम का जो चर्च टैक्स लेता था आम लोगों से, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स, उसको समाप्त कर दिया गया। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, और जो चर्च के पास जो ज़मीनें थीं उसको जब्त कर लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर, और इस तरह से सरकार के पास लगभग 2 बिलियन लीवर के बराबर संपत्ति आ गई। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.1 में पढ़ेंगे कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस किस तरह से एक संवैधानिक राजतंत्र बना। ठीक है, ये अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।